बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं टेरन न्यूज़। क्रिकेट मेला आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 बड़े मुकाबले जारी हैं, लेकिन इंतज़ार है बड़ी टीमों के टाकरों का, क्योंकि अब तक हमने जितने भी मैचेस देखे हैं उसमें कोई भी बड़ी टीम सामने नहीं आई है। लेकिन इंतज़ार है, सिर्फ एक दिन बाकी है, कल का दिन बाकी है, उसके बाद फिर बड़े मैचेस शुरू हो जाएंगे और दौड़ शुरू हो जाएगी वर्ल्ड कप ट्रॉफी की जानिब। कल भारत और आयरलैंड का मैच है, लेकिन आज जो खेले जाने वाले मैच हैं, पहले मैच में अफ़गानिस्तान ने युगांडा को बासानी शिकस्त देकर टूर्नामेंट में जीत के साथ कदम आगे बढ़ाया। और अगर बात करें स्कॉटलैंड और आयरलैंड के मैच की, तो उस मैच में बारिश जो है वो आड़े आई है और वो मैच बेनतीजा रहा है। अब तक तो ऐसे लग रहा है कि शायद दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। और अगर तीसरे मैच की अगर हम बात करें तो नेदरलैंड और नेपाल का मैच जो है वो अब तक जारी है, उसका जो रिज़ल्ट है वो अभी कुछ देर में आ जाएगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ आज दो एक्सपर्ट मौजूद होंगे, याहिया कयूम खान जिन्होंने हमें स्टूडियो में आज ज्वाइन किया है, और उसके साथ साथ इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद अशरफ चौधरी साहब जो कि हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। याहिया आपको भी खुश आमदीद। तो सब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि अफ़गानिस्तान का आइडियल आगाज़ रहा, जिस तरह यूएसए ने अपने टूर्नामेंट का आगाज़ किया, अफ़गानिस्तान ने भी आगाज़ किया। आपको लगता है कि अफ़गानिस्तान इस दफ़ा जो जिस कलर में आई है, काफ़ी यंग लड़के उस टीम में शामिल हैं, तो वो भी कुछ बड़े अपसेट करने के लिए तैयार है? सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि इंग्लैंड का जो स्कॉटलैंड के साथ मैच है वो 10-10 ओवर पर मुहीत कर दिया गया है। दोनों टीमें इस वक्त मैदान में आ चुकी हैं। और लेटेस्ट अपडेट आपने ब्रेकिंग दे दी। हाँ, इस मैच का भी अब फैसला हो जाएगा क्योंकि 10-10 ओवर पर बारिश हो गई है। और स्कॉटलैंड ने अब उसके पास हैं 22 बॉल्स रिमेनिंग, ठीक है, और 6.2 ओवर्स का उसने खेल लिया था। अब उसमें वो कितना 22 बॉलों पर कितने रन बनाते हैं, ये उनका इम्तहान होगा इंग्लिश बॉलर्स के सामने, क्योंकि दूसरी जानब आदिल रशीद भी हैं, वो भी बॉलिंग पे लिए अब आ जाएंगे। तो ऐसे में उनके लिए बड़े रन्स बनाना और इंग्लैंड के लिए उस रन्स को चेज करना बहुत बड़ा इम्तहान होगा। इस तरह की पिचेस के ऊपर ये 10-10 ओवर्स का अब खेल होगा और ऐसे में ग्राउंड में जो बारिश से मुतासर है। लेकिन जहां तक आपने जी तो अफगानिस्तान में देखें, आप एशिया कप ले लें, आप वर्ल्ड कप भारत में होने वाला ले लें, आप ऑस्ट्रेलिया का T20 वर्ल्ड कप ले लें, तो इसमें मोस्टली जो प्लेयर हैं अफगानिस्तान के वही चलते आ रहे हैं और उनको काफी एक्सपीरियंस है। इसके अलावा यही प्लेयर जो हैं इसमें फजले हक फरूकी हैं, नवीन हैं, ये वो खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की PSL भी खेले हैं, भारत की IPL भी खेले हैं, इसी तरह ये CPL भी यहाँ पर खेल के इनको एक्सपीरियंस हासिल है। वेस्ट इंडीज के अंदर उन्हीं कंडीशन में अफगानिस्तान टीम को ना तजर्बाकार या यंगस्टर पर मुश्तमिल नहीं कहा जा सकता। ये एक डार्क हॉर्स है जो बड़ी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा सकता है। ठीक है, यही आप क्या कहेंगे अफगानिस्तान की टीम के बारे में? चौधरी साहब कह रहे हैं कि बड़ी एक्सपीरियंस टीम है और वो किसी भी तरह का अपसेट कर सकती है। इवन अब वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, भारत हो, उन तमाम टीमों को शिकस्त देने की जो अहलियत रखती है। जिस तरह के हम कहते हैं कि अनप्रडिक्टेबल, तो एक और टीम भी इस टूर्नामेंट में अनप्रडिक्टेबल है जो कुछ भी कर सकती है। देखिए, आपने की अफ़गानिस्तान की बात, तो आपने नोट किया होगा कि बहुत सालों से इट्स वेरी इम्प्रूव्ड क्रिकेटिंग नेशन। पिछले वर्ल्ड कप की मिसाल ले लें, इंग्लैंड को उन्होंने हराया और काफ़ी अच्छे मार्जिन से हराया, पाकिस्तान को उन्होंने हराया और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल हराने वाला था अगर वो मैक्सवेल वो इनिंग्स ना खेलता। तो अफगानिस्तान का जो ये प्रोडक्ट बन रहा है और बीइंग अ बिग क्रिकेटिंग नेशन, ये बहुत सालों से काम हो रहा है इस पे, और इस वर्ल्ड कप पॉसिबिलिटी है कि दे कुड बी द सेमीफाइनलिस्ट्स। द फोर में आप समझ रहे कि उनको आ जाएंगे, क्योंकि बहुत कम्पिटिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं और जितना एक्सपीरियंस टैली हो गए उनके प्लेयर्स में, राशिद खान, फजल फारूकी जिन्होंने IPL और ये सारी फ्रेंचाइज क्रिकेट खेली है, इसने बहुत अहमियत रखनी है इस वर्ल्ड कप में। राइट। और दूसरा जो अब मैच ऐसा बता रहे हैं कि 10-10 ओवर का होगा, वो दोबारा से शुरू हो गया, तो वो भी अभी जो ऐसा ने ब्रेकिंग दी है, तो वो आपको क्या लगता है कि जो ये 10-10 ओवर का मैच है इसमें इंग्लैंड को और एडवांटेज चला जाएगा? एडवांटेज तो जाएगा, लेकिन रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा जाएगा। कैसे? क्योंकि 10 ओवरों के मैच का मतलब ये है कि स्कॉटलैंड ने काफ़ी अच्छा स्टार्ट लिया है
पावर प्ले भी अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया है। और अब आई थिंक जिस तरह अभी जितने ओवर रह गए हैं, आई थिंक 22 बॉलें रह गई थी, तो उसमें वो देखेंगे अटैक करने के लिए। लेकिन इंग्लैंड के पास है वो एबिलिटी कि ये 8 ओवरों में भी ये चेज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि जो वेस्ट इंडीज़ की विकेटें हैं, स्कॉटलैंड की स्पिन अटैक बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे गेम टर्न होगा। एंड आई थिंक जिस तरीके से स्पिनर्स इन कंडीशंस को इस्तेमाल करेंगे, उस हिसाब से आई थिंक ये डिफेंड करेंगे टोटल। ठीक है। और आज का जो आखिरी मैच है, उस मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि वो मैच थोड़ा सा देखने वाला मैच हो सकता है? देखने वाला हो सकता है, क्योंकि डैलस का जो हमने पिछला मैच देखा यूएस और कनाडा का, काफ़ी फ्लैट ट्रैक था। लेकिन आज के मैच में जो हमने नोट किया है कि थोड़ा सा कंडीशंस में चेंज आया है, तो आई थिंक टाकरे का मुकाबला होगा और काफ़ी थ्रिलर होगा। जिस तरह एक मैच सुपर ओवर पर चला गया, आपको लगता है ये मैच भी सुपर ओवर में जा सकता है? जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। कंडीशन इस तरह की बन सकती है, लेकिन एकदम से कंडीशंस चेंज हुई हैं। ठीक है। सो सब आप क्या कहते हैं, जो अभी आखिरी मैच चल रहा है नीदरलैंड का और नेपाल का, उस मैच के अंदर आपको लगता है कि कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, या आपको ये भी कोई वन साइडेड मैच जाता हुआ दिखाई दे रहा है अब तक, क्योंकि आप बैठकर देख रहे हैं इस मैच को? देखिए इमरान, ये दोनों टीमें जो हैं एसोसिएट ममालिक की टीमें हैं, इनके मतलब कबल अज़ वक्त प्रेडिक्ट करना मेरा ख्याल है कि कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। अगर इनकी हार जीत जो है असल मायने रखेगी जब ये बड़ी टीमों के खिलाफ मध्य मुकाबला आएंगे। अब क्योंकि ये मैंने जैसे आपको इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की बात कर रहा था, तो अभी राशिद जो उनके आजम रशीद है, उनको एक ही ओवर में 2 छक्के, 1 चौका और 1 सिंगल लगी है। अच्छा। तो इतना महंगा उनका ओवर बना है कि 7.5 ओवर में 71 रन 72 रन की रन बनानी है 8 ओवर में। लेकिन आपको पता है T10 वाली क्रिकेट है, तो इसमें तो 130 40 भी चेज हुआ है, और वो लोगों ने किया भी है, क्योंकि दुबई में हमने देखा सारा, ये सारे सीन देखे हैं। तो आपको इसलिए अपडेट करता रहा हूँ कि क्योंकि हम चाह रहे हैं कि टैलेंट न्यूज के जो शायकीन हैं, बिल्कुल, जो लोग हैं, इनको देखने वाले व्यूअर्स हैं, वो अपडेट रहें। चलें ठीक है, हमारी गुफ्तगू के साथ साथ उन्हें भी अपडेट रहना है। लेकिन अगर हम कल के मैच की बात कर लें, थोड़ी सी, अभी मैच चल रहा है, दोनों मैच चल रहे हैं, तो वो बात साथ साथ होती रहेगी, आप अपडेट भी कर रहे हैं हमें। ये बताइएगा कि कल इंडिया का पहला मैच है आयरलैंड के साथ, और सबसे जो अहम बात है, एक ही मैच है। रोज़ 2-2 मैचेस हो रहे थे, लेकिन इंडिया ने वही जो उनकी ग्रिप होती है आईसीसी के अंदर और शेड्यूल के अंदर, वो उन्होंने दिखाई है। तो कल इंडिया और आयरलैंड का मैच होने जा रहा है। आपको ये मैच वन साइडेड आपकी तस्दीक के मुताबिक लग रहा है, या इसमें भी कुछ ट्विस्ट दिखाई देगा? देखिए जी, ये सिर्फ जो इंडिया को ना, ये सिर्फ प्रैक्टिस मैच होगा। और जो प्रैक्टिस मैच भी इस हिसाब से होगा कि जो न्यूयॉर्क की ग्राउंड है, पिच है, उस पर भारत को खेलने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, और पाकिस्तान के खिलाफ उसका अगला मैच है। तो पाकिस्तान के खिलाफ मैच से पहले उनको तो उस ग्राउंड, उस पिच की सूरत हाल के बारे में बखूबी अंदाजा हो जाएगा। प्रैक्टिस वार्म अप मैच भी वहां पर उसने खेला एक, जबकि पाकिस्तान के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा। कि वैसे ही आईसीसी और पाकिस्तान के साथ जब से आईसीसी में भारतीय लॉबी काम कर रही है, भारतीय लोग वहां पर उनकी इजारादारी है, ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। यही वजह है कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान और भारत के दरमियान बड़ा मुकाबला होना है, लेकिन पाकिस्तान का वहां पर कोई मैच नहीं रखा। और जो इब्तिदाई राउंड के 4 मैच हैं, उनमें से चारों मैच जो है, इंडिया जो है 3 मैच अपने इसी ग्राउंड में खेलेगा। देखिए ये ज्यादती है, और पाकिस्तान को आपने डेलस में जहां पर फेंका है, 2 रोज में पाकिस्तान टीम वहां पर भी प्रैक्टिस सेशन में से महरूम रही है। तो ऐसे में पाकिस्तान टीम को निशाना बनाया गया है, मैं समझता हूँ। तो सब, लेकिन बात फिर वही आती है कि जब आपके साथ ज्यादती हो रही हो पाकिस्तान के साथ, तो बहुत देर से भारत जो है वो क्रिकेट के अंदर इस तरह के हरबे इस्तेमाल कर रहा है कि उन्हें क्रिकेट के अंदर आगे आने नहीं दे रहा, या इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो खुल के खेले ना, खुल के टूर्नामेंट्स में ना जाए। तो फिर ये तो अजारादारी है। तो पाकिस्तान ने तो कभी खुल के जवाब भी नहीं दिया। हमने अक्सर क्रिकेट बोर्ड को देखा है, गो के अब जो मोहसिन नकवी जो है वो बहुत आला एक प्लानिंग के साथ चल रहे हैं आईसीसी के साथ, और दीगर ममालिक के साथ। हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनके साथ भी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और सीरीज़ की दावत भी दी है। तो माजी में तो कभी हमने रिटेलिएट भी नहीं किया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। होना तो ये नहीं चाहिए, होना तो ये चाहिए कि आप भारत का जो अब किसके साथ में पाकिस्तान अपना रोना रोए।
क्योंकि आईसीसी में भारतीय लोग बैठे हुए हैं और वहां पर उनकी इजारादारी है। आईसीसी उन ममालिक को पैसे देता है जहां से भारत से पैसे आते हैं उनको। तो ऐसे में पाकिस्तान एक ही तरीके से उनको जवाब दे सकता है कि पाकिस्तान जब मैदान में उनके खिलाफ उतरे और उनको ऐसी शिकस्त से दो चार करे और ताकि दुनिया माने कि पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही है और अपनी वो ज्यादती का जवाब जो है ना अपनी कारकर्दगी से बैट और बॉल से दे रहे हैं। बिल्कुल, यही क्या कहेंगे, भारत हमेशा से ही पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट में दबाता चला रहा है, रिटेलिएट करते नहीं हैं हम, कभी भी रिटेलिएट नहीं किया, हमें मौके भी मिले हैं कि हम बाइकआउट करें उनके साथ क्रिकेट खेलने का। फिर अगर हम आईसीसी में चॉइस साहब कह रहे हैं कि हम ऐसी क्रिकेट खेलें कि भारत को शिकस्त दें, वर्ल्ड कप के अंदर हम शिकस्त नहीं दे पाए, आज तक वो रिकॉर्ड जूं का तू ही चला रहा है। देखिए जी, जब तक डर नहीं निकलेगा ना इंडिया का और बीसीसीआई का, तब तक कुछ होगा नहीं। कोई डिसीजन मेकिंग में कोई आपको तब्दीली नहीं नज़र आनी, और ये इस साल की नहीं बात, बहुत सालों से गुजरा है, क्योंकि हर बंदा जानता है कि इंडिया का राज चल रहा है इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में। तो द मोमेंट आप इंडिया को पिक्चर से निकाल दो, आईसीसी भी पिक्चर से हट जाता है। तो ये एक नुकसान ना सिर्फ आईसीसी को पड़ता है बल्कि पूरी टीम, पूरी दुनिया की पूरी टीमों को पता है वर्ल्ड कप में पड़ता है। आपको लगता है कि जो पैसा है सारा खेल ही पैसे का है? आईसीसी भी फाइनेंशियली इंडिया स्ट्रांग है ना, उनके स्पॉन्सर तगड़े आ रहे हैं, तो इसी वजह से वो उनकी बात सुनता है। तो इसका मतलब क्रिकेट जो है वो सिर्फ, हमें क्या लगता है कि सिर्फ इंडिया का ही पैशन रह गया है? दुनिया में और भी बहुत सारे मालिक हैं वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। पैशन इक्वल्स मनी फॉर इंडिया, और पाकिस्तान के लिए क्रिकेट, क्योंकि हम तो रिलीजन की तरह लेते हैं इस मुल्क के अंदर। भारत में भी ऐसे लेते हैं। भारत में तो वो तो क्योंकि इतना बड़ा मुल्क है, जिस तरह वहाँ पे ऑपरेट किया जाता है ना सिस्टम मैनेजमेंट को लेकर, उसके बाद जिस तरह का जो रिलेशनशिप जो है आईसीसी के साथ, उस तरह पाकिस्तान का अभी नहीं है। आई नो मोहसिन नकवी उस लेवल पे आने की कोशिश कर रहे हैं और होपफुली इन द कमिंग ईयर्स बेहतर हो सकता है, लेकिन आई थिंक अभी जो रिलेशनशिप है उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो सब कितना टाइम लगेगा हमें आईसीसी के साथ रिलेशन डेवलप करने के अंदर, अपनी थोड़ी जड़ें मजबूत करने के लिए कितना और टाइम लगेगा? आपको लगता है कि हमें मोहसिन नकवी अगर 3 साल पूरे निकालते हैं, बदकिस्मती से माजी में होता ये है कि चेयरमैन 3 साल पूरे नहीं निकालता, तो अगर ये 3 साल निकाल जाते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट तो आना शुरू हो गई है, तो क्या अब हमें आईसीसी के अंदर जो हमने अपने पाँव जमाने वो जमा पाएंगे? देखिए इमरान, जो मोहसिन नकवी की जहाँ पर आप बात करते हैं, मोहसिन नकवी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ना सिर्फ वो मुल्की लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल के वो जर्नलिस्ट हैं। तो उन्होंने अपनी सहाफती दुनिया में भी अपना नाम बनाया था और बतौर निगरान वजीर आला उन्होंने सूबे में जिस तरह के काम किए उससे भी उन्होंने अपनी अहलियत को साबित किया है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो वहां पे बतौर चेयरमैन है ना, ये भी उनकी सलाहियतों का एक बहुत बड़ा इम्तहान है जिसमें अभी तक कामयाब है। वो कामयाब मैं इसलिए करार दे रहा हूँ क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की आपने मेजबानी करनी है फरवरी मार्च में, और उसके लिए अभी तक उन्होंने जो स्टेप्स उठाए हैं, उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के साथ राब्ता किया, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के सरबराह को इधर बुलाया, इसी तरह आईसीसी का जो वफद आया उसको यहाँ पर मॉनिटर करवाया, रावलपिंडी, कराची और लाहौर के वेन्यूज हैं उनका वहां पर आकर उनको तसल्ली बख्श रिपोर्ट आईसीसी तक पहुंचाई है। तो यही एक क्रिकेट बोर्ड के सरबराह का काम होता है कि वो अपनी जो मुस्तकबिल की क्रिकेट है उस हवाले से भी इंटरनेशनल सतह पर अपना लोहा मनवाए और लोगों को बावर करवाए कि वी आर क्रिकेट नेशन। तो साहब अभी आप बता रहे थे कि पाकिस्तान टीम को जो है वो अभी तक खुल के प्रैक्टिस का मौका भी नहीं मिला है, वो उस तरह से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाई है। तो पहला मैच हमारा एक दिन अब रह गया है, तो आपको क्या लगता है कि कौमी टीम जो है वो कल का दिन आपकी इत्तला के मुताबिक वो रेस्ट कर रही है या भरपूर प्रैक्टिस में जा रही है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब भी कौमी टीम का कोई बड़ा मैच होता है तो प्लेयर्स या मैनेजमेंट की जानिब से एक अनाउंसमेंट आती है कि कल कोई प्रैक्टिस सेशन नहीं है, डायरेक्ट मैच में ही होंगे। तो आपकी क्या इत्तलात है इसमें? कल सारी टीम प्रैक्टिस पे आएगी और को हमारे खिलाड़ियों को पूरा प्रैक्टिस करने का वहां पर मौका मिल जाए, बारिश ना हो, क्योंकि हम प्रैक्टिस हमें अभी तक नहीं मिली। हम इंग्लैंड से शिकस्त से 2-4 हो गए हैं और यहाँ पर प्रैक्टिस अगर हमें मिल जाती है तो हम पहला मैच अमेरिका के खिलाफ अच्छे मार्जिन से जीतकर उसके बाद भारत के खिलाफ जो मैच है बुलंद अज़ाइम के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इमरान
बहुत सारी चीजें मैं आपको और भी बताना चाहता हूं। देखिए, पाकिस्तान टीम के साथ ज्यादती इस कदर ज्यादा है कि 6 तारीख को पाकिस्तान टीम मैच खेलेगी अमेरिका के खिलाफ। 7 को वो ट्रेवल करेगी, जो 3 घंटे का से जायद का एयर ट्रेवल है। ठीक है, वो वहां पर पहुंचेगी न्यूयॉर्क में 7 को, यानी कि पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस नहीं कर पाएगी, और 8 को डायरेक्ट उन्होंने मैच प्रैक्टिस के बाद 9 को पाकिस्तान सीधा भारत के मध्य मुकाबला आएगा। ये क्या एक जो मैं बात ऐड करना चाहता हूँ चौधरी साहब की, कि एक पाकिस्तान के साथ जो ज्यादती आईसीसी की भी तरफ से हुई है कि एक तो वार्म अप मैच नहीं मिला, वो तो है ही, लेकिन आपने ये देखा होगा इंडिया को एक न्यूयॉर्क में मैच मजीद मिल रहा है पाकिस्तान के टाकरे से पहले। जो आयरलैंड और इंडिया का मैच है वो न्यूयॉर्क में हो रहा है। आपने कंडीशंस देख ली होंगी साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच की, कि जिस तरह कंडीशंस प्ले आउट हुई कि 80 भी उन्होंने कोई क्या 17 ओवरों में चेज हुआ है। तो ये साइंस ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इंडिया को 2 मैच की प्रैक्टिस तो मिल गई है, जो एक वार्म अप मैच खेला और फिर जो अभी आयरलैंड के खिलाफ खेलेंगे। तो ये मसला देगा पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला, और हमने देख लिया कि डैलस और न्यूयॉर्क की विकेटों में कितना फर्क है। तो सब अभी तक तो प्लानिंग भी खुलकर सामने नहीं आई है। आपको लगता है कि इस बार कौमी क्रिकेट टीम और बाबर आजम और उनकी जो थिंक टैंक है वो बैठकर एक खुफिया प्लान बना रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने पहले मैच में ओपनिंग करनी है? क्योंकि पहले मैच में जब आपके पत्ते खुलेंगे ना तो वो आप एक्सपोज हो जाएंगे। या तो आप बहुत अच्छा स्टार्ट लेंगे और चढ़ाई शुरू कर देंगे टीमों के ऊपर, या फिर ऐसे एक्सपोज होंगे कि सबको पता चल जाएगा कि हमारी इन विकेटों के ऊपर कमजोरियां क्या हैं। सबसे पहले तो आप अपने नाज़रीन को ये बता दें, स्कॉटलैंड ने इंग्लैंड को 91 रन का हदफ दिया है, 90 रन बनाए बगैर किसी नुकसान के। 91 रन का हदफ दिया है और उनकी कोई विकेट नहीं गिरी है। तो आपको क्या लगता है कि अब ये 10 ओवर हैं तो इंग्लैंड की टीम, मेरा ख्याल है कि आसानी से शायद वो भी 10 विकेटों से ये जीत सकती है? गो कि 1-2 विकेट गिर जाए, लेकिन जब रन्स कम होते हैं, 10 ओवर का खेल है, विकेट गिरने का प्रेशर भी नहीं है। अगर एक प्लेयर भी 1 ओवर में आउट हो, चाहे वो 2 बाउंड्रीज लगा दें, तो टारगेट तो अचीव हो जाता है। ये टारगेट इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि पावर प्ले में जो होगा इंग्लैंड उसका इस्तेमाल अगर अच्छे तरीके से कर ले, विकेट ना गवाए, तो ये बहुत आसानी से ये कर सकता है। क्योंकि T10 T20 में क्रिकेट में ये 90 रन कोई बहुत बड़े रन नहीं है, 9 रन पर ओवर की एवरेज है। क्यों ये क्या कहते हैं? कंडीशंस इतनी आसान नहीं होंगी, कंडीशन तो मुझे पता वेट है, कंडीशन थोड़ी सी, वो ग्राउंड भी गीला होगा, आउटफील्ड थोड़ा गीला होगा, बॉल ट्रैवल ज़्यादा देर चलेगा नहीं तेजी से, लेकिन फिर भी पिच तो कवर है ना। पिच तो बिल्कुल कवर है। तो अगर आपको आउट ऑफ द पार्क जाता है हर शॉट, तो फिर देखिए इंग्लैंड के प्लेयर भी ऐसे प्रेशर भी होगा, लेकिन चेज का प्रेशर तो होगा इंग्लैंड पे। कितना? सिर्फ 91 रन का प्रेशर? 91 रन हो या 80 रन हो, प्रेशर तो होता है चेज का। और कुछ जो पहली इनिंग्स में हमने नोट किया होगा, थोड़ा सा गेम टर्न हो रहा था। अब बारिश के बाद पता नहीं किस तरह प्ले आउट करेगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह स्कॉटलैंड ने बैटिंग में पूरी जान मारी है, आई एम 100% श्योर कि वो पूरी जान मारेंगे। और एक चीज़ जो मैं ऐड करना चाहूँगा, इंग्लैंड आज बहुत स्लॉपी था फील्ड में, नो बॉल भी आपने देखी होगी थी, बहुत सारी जो मिस फील्ड्स हुए हैं आपके, तो वो एक चीज़ प्ले आउट करेगी। इंग्लैंड भी कंडीशंस के साथ अभी तक कंडीशंस के साथ मर्ज नहीं हो पाया, उन्हें पता नहीं चला कि किस तरह की कंडीशन है, लेकिन मुझे लगता है थ्रिलर होगा आज। ठीक है साहब, दूसरे मैच की अपडेट है जो आखिरी मैच चल रहा है आपके पास? उसके बाद क्योंकि टीवी पे एक मैच एक वक्त में देखा जा सकता है। ठीक है, चले। लेकिन कौमी टीम को अब इन तमाम कंडीशंस का बाहर बैठ के तो अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि जितनी डिस्कशन हमने ग्राउंड्स के हवाले से और पिचेस के हवाले से की है, और ख़ास तौर पर अब तनकीद जो है वो ड्रॉप इन पिचेस पर बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसा हमने भी ड्रॉप इन पिचेस का फैसला तो किया था, लेकिन आज एक खबर आई है कि तमाम की तमाम टीमों को कंसर्न ज़रूर है कि ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर उस तरह से तैयारी नहीं की गई जिस तरह से होनी चाहिए। बॉल अनइवन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये बात तो दुरुस्त है कि इस वक्त बहुत सारी तनकीद जो साबित टीम के खिलाड़ी अब उस पिचों पर तनकीद करना शुरू हो गए जो ड्रॉप इन पिचें मंगवाई गई थी, और उस पर जो वार्म अप मैचेस हुए हैं उस हवाले से भी आपने मुझसे भी सवाल पूछा था नेपाल और न्यूजीलैंड की टीमों का। तो नेपाल ने 107 रन का अंतर दिया था न्यूजीलैंड को। न्यूजीलैंड ने अभी तक 43 रन बना लिए, उससे 1 विकेट गिरी है और 8.2 ओवर का खेल अभी हुआ है, और इस तरह तो दिखाई दे रहा है कि न्यूजीलैंड ये मैच आसानी से जीत लेगा। ठीक है,
या ड्रॉप इन पिचेस अगर रमीज़ राजा की बात करें तो रमीज़ राजा ने फैसला किया था, गो कि वो फैसले पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, रुक गया। तो अब तो ड्रॉप इन पिचेस पर तनकीद होना शुरू की। ज़्यादा ड्रॉप इन पिचेस ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हमने देखी हैं, वहाँ पर ज़्यादा क्रिकेट होती है, लेकिन वहाँ पर तो बाउंस बहुत अच्छा आता है, कभी भी बॉल रुका नहीं है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिले हुआ और पिचेस लेट हुई और उसके बाद अच्छी तैयारी नहीं हुई उसके ऊपर? आई थिंक थोड़ी अनइवन सी विकेटें न्यूयॉर्क की स्पेशली आपने नोट किया होगा कि जिस तरह वॉबली सीम हो रही है, जिस तरह इनकटर हो रहा है, जिस तरह पहले 6 ओवर तक स्विंग रुक ही नहीं रहा, तो इससे ये अंदाजा होता है कि हाफ कुक्ड है पिच। और ये मसला देगा वरना तो नहीं 79 पे श्रीलंका इसलिए ऑल आउट हुई ना, क्योंकि जिस तरह की कंडीशंस हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत सूटेबल है कंडीशंस। कैसे? पाकिस्तान की पेस अटैक को आप देख लें, आपने देखा होगा थोड़ी पर्थ एमसीजी स्टाइल आपको तो आ रही होगी। हमारी बैटिंग भी तो देखो ना, अगर हमारी बॉलिंग अच्छा करती है तो फिर बैटिंग को भी वही कंडीशन को सेव करना है। अगर वो फेस करती है वही कंडीशंस को, तो फिर हमारे बैट्समैन तो पहले ही लड़खड़ा रहे होते हैं, पहले ही स्ट्रगल कर रहे होते हैं। देखिए वही जो अब शॉर्ट बॉल का खेलना बहुत जरूरी है इस तरह की विकेट अब वो वक्त नहीं है। चौधरी साहब, आपको लगता है कि हम शॉर्ट बॉल्स खेलेंगे और जहां रुककर बॉल आ रहा हो और अनइवन स्विंग हो जाता है, पता ही नहीं लगता अंदर आ रहा है या बाहर निकल गया, तो हमें तो शॉर्ट बॉल से बचना चाहिए मेरा ख्याल है। शॉर्ट बॉल से भी बचना चाहिए, और दूसरा जिस तरह मैंने पिछले एपिसोड में बात की, रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक बहुत ज़रूरी है इस तरह की कंडीशंस में। और ये एक जो साउथ अफ्रीका की इनिंग्स में एक बहुत क्लेवर चीज़ उन्होंने की, स्पेशली क्लासन ने शुरुआत में, जिस तरह उसने रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक की, फिर जो हसरंगा को थोड़ी लूपी बॉल्स आई, फ्लाइट दी, और फिर उसने 2 डाउन द ग्राउंड शॉट्स मारी, उससे थोड़ा गेम रिवर्ट हुआ है। तो आई थिंक जितना ज़्यादा आप इनिंग्स को डीप लेके जाओगे उतना ही पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। इसलिए बाबर आजम को 1 डाउन की पोजीशन को डेफिनेटली देखना चाहिए। वही कंडीशंस आपको, मुझे जो मेरी सोच कहती है, समझ कहती है कि 92 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हम क्या उस स्ट्रेटजी के साथ जाते थे, विकेट्स को सेव करते थे और फिर उसके बाद स्ट्राइक करते थे। अब हमें यहाँ पर ये एक प्रेशर है कि पहले 6 ओवर लूटने, पहले 6 ओवर में मारना है। जब हम 6 ओवर में मारने जाते हैं तो जो हमारी विकेट्स हैं वो गिरती हैं, और जब हम बात करते हैं कि नहीं यार विकेट्स को सेव करना है, तो फिर हमारा स्ट्राइक रेट नीचे आ जाता है। तो हम फंस कहाँ गए हैं? नहीं देखें, 92 की क्रिकेट और आज की क्रिकेट में फर्क है। मैं स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ, टीम तो वैसी है ना। देखिए टीम बेशक वैसी है, एक मतलब हमारे वो प्लेयर्स नहीं है, इन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा इन्होंने जदीद क्रिकेट के लिए, यानी कि जदीद क्रिकेट से मुराद है उन लोगों ने T20 क्रिकेट नहीं खेली थी। बिल्कुल सही है, टेम्परामेंट का भी बहुत फर्क है, उसकी क्रिकेट में ये काफी इन है। तो ऐसी सूरत में ये क्रिकेटर्स है ना, जो इन पर बहुत इनको एक्सपीरियंस है इस क्रिकेट का। अब क्योंकि टेम्परामेंट नहीं है चौधरी साहब, टेम्परामेंट का भी बहुत फर्क है। 2007 से T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, T20 क्रिकेट 2006 से स्टार्ट हो गई थी। तो अब इन लोगों को एक लंबा पता है कि इस मुख्तलिफ फॉर्मेट की क्रिकेट में किस तरह जाना है, पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल करना है, और उसके बाद अगर बॉलर्स है तो उसने अपनी बॉलिंग में वैरायटी लानी है, और कहीं पर उसने स्लोअर वन फेंकना है, किसी पर फास्टर वन फेंकना है। अभी आज जैसे मार्क वुड की मैं बात करूं इंग्लैंड के, तो आज वो 146 प्लस बॉलिंग करते हुए दिखाई दी है। तो देखें, जब आप पेस को खेलना इतना आसान नहीं होता, तो जब आप बॉल कराएंगे तो फिर उस पर आपको शॉट पड़ेंगे। बिल्कुल जैसा बिल्कुल चौधरी साहब आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ पर हम इसी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मैचेस जारी हैं, अभी 2 मैचेस जो कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मैच है और दूसरी जानिब नेदरलैंड और नेपाल का मैच है, उस हवाले से भी अपडेट कुछ आ जाएगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से शुरू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर से शो में आपको खुश आमदेद कहते हैं। टैलेंट न्यूज़ के ऊपर क्रिकेट मेला ICC T20 2024 बड़ी ट्रॉफी और बड़ी ट्रांसमिशन। या अभी कंफ्यूजन चल रही है कि DLS के तहत जो है वो 110 रन का टारगेट है, लेकिन अभी तक हमारे पास जो कंफर्म है, हमने जो चीज़ें देखी हैं उसके मुताबिक अभी तक 90 रन का ही टारगेट है, और दूसरी जानिब 60 बॉलों पर 55 रन चाहिए हैं। क्या कहेंगे, 60 बॉल पर 55 रन और 2 विकेटें गिर चुकी हैं।
60 बॉलों 55, ये नेपाल और नेदरलैंड के मैच नेदरलैंड का मैच, तो नेदरलैंड की 2 विकेटें गिर गई हैं। मुझे तो ये भी कहीं ना कहीं ट्विस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है शायद, अगर 1-2 विकेटें गिर गई तो ये अगर बैक टू बैक प्रेशर लगाते रहे और कंटेन करते रहे, और अगर विकेटें गिर जाती हैं अगले 3 to 4 ओवर्स, लेकिन नेदरलैंड के मुझे लग रहा है ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। चौधरी साहब, क्या खबर है आपके पास? अभी इतला ये चल रही थी कि डीएलएस के जो थ्रू स्कोर है जो वो 110 का टारगेट है। जी बिल्कुल इमरान, मैं बताऊं आपको, जब डकवर्थ लुईस के तहत तक ओवर कम किए जाते हैं तो फिर दूसरी टीम को उतना फायदा दिया जाता है क्योंकि उसने उस मुताबिक नहीं खेला होता। तो इसके तहत 109 रन करने होंगे इंग्लैंड को इस मैच को जीतने के लिए। ठीक है, फिर हमारी टीम ठीक कह रही थी, मैं उनकी बात मान नहीं रहा था, सो वो करेक्ट कह रहे थे, लेकिन अभी तक जो ऑनलाइन अपडेट है वो नहीं आई। तो 110 रन का टारगेट अब है, 9 रन का अब टारगेट 109 रन का टारगेट है। तो 20 रन ऐड हुए हैं, 19 रन ऐड हुए हैं, तो इन 20 रन का कोई फर्क पड़ेगा इंग्लैंड की टीम के ऊपर? ये फर्क नहीं, अब उनको इसके मुताबिक ही खेलना होगा। तो स्ट्रेटेजी ऑब्वियसली थोड़ा तेज खेलना पड़ेगा। कहाँ उन्हें 9 की एवरेज से खेलना था, अब कहाँ उन्हें 11 की एवरेज से खेलना है। बिल्कुल इस तरह फर्क तो पड़ता है ना। तो दूसरा ये डकवर्थ लुईस के तहत कानून है कि जब आप किसी भी टीम के इनिंग्स के मुकर्रर टाइम से पहले ओवर्स कम कर देते हैं तो फिर उसको इस चीज का एज दिया जाता है। फिर वो कुछ रन होते हैं वो मैयर करते हैं, उसके मुताबिक उनको ऐड किया जाता है उसके टोटल में। वैसे जो सब आज तक 92 के वर्ल्ड कप में जब साउथ अफ्रीका के साथ ऐसा हुआ था, तब से लेकर आज तक ये कंफ्यूजन ही रही है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आई। हम अगर मैथ लेके बैठ जाएं तो शायद हमें समझ आ जाए, लेकिन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ही रहती है कि यार एक ही हो गया। नहीं इमरान, ऐसे नहीं है। ये एक मेथड है, ये एग्जैक्टली मेथड है। मैं तो एक आम लोगों की बात कर रहा हूँ। आम लोगों को ये नहीं पता होता, मगर जो क्रिकेट नॉलेज रखते हैं, जो क्रिकेट से करते हैं, वो हर तरह की रखते हैं कि उनको पता होता है कि आप पाकिस्तान को कितने ओवर्स में कितने रन करने हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही। बहरहाल ये अब इंग्लैंड का इम्तिहान है कि वो 109 रन से वो किस तरह करते हैं। तो 109 रन का T10 में कोई माजी में तो होते रहे हैं, इससे भी ज्यादा रन होते रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन इंग्लैंड अंडर प्रेशर होगा, ये आसान नहीं होगा। या क्या कहेंगे, 19 रन या 20 रन से फर्क पड़ेगा इंग्लैंड की तगड़ी बैटिंग लाइनअप को? देखिए फर्क तो पड़ेगा, वर्ल्ड कप का मैच है, फ्रेंचाइज का मैच तो है नहीं। और ऊपर से इंग्लैंड चाहेगा कि स्कॉटलैंड को हराए ताकि अगले मैचों के लिए देयर हाई ऑन कॉन्फिडेंस, और ये 20 रन का जो एडेड प्रेशर तो आ जाएगा इंग्लैंड पे, और हो सकता है कि मिस हिट्स भी आए बीच में, और हो सकता है कि स्कॉटलैंड अपनी स्पिन अटैक के साथ कैपिटलाइज करे इसको। ठीक है, और चौधरी साहब हम फिर से अपनी कौमी टीम की जानिब आ जाते हैं, तो कुछ बात कर लेते हैं। बार बार दिल करता है कौमी टीम की बात करने को, क्योंकि अब वर्ल्ड कप है तो हम बात ना करें तो रहा नहीं जाता। अब आपके ज़राए के मुताबिक क्या ये बात कंफर्म है कि ओपनिंग जोड़ी जो है वो बाबर और रिजवान ही है, और 1 डाउन जो है वो फ़खर होंगे, और 2 डाउन पे उस्मान खान को आजमाने का फैसला किया गया? इमरान, इसमें जो पाकिस्तान और अमेरिका का पहला मैच है उसमें टॉस की बहुत ज्यादा बड़ी अहमियत होगी, क्योंकि जिस तरह की वेदर कंडीशन है उसमें अगर पाकिस्तान टॉस जीत कर उस वेदर कंडीशन का फायदा उठाता और बाद में बैटिंग करता है तो जो वो मॉइस्चर होगा ग्राउंड में, तो उससे ये होगा कि बॉल गीला होगा और बॉल की जो ग्रिप है वो बॉलर के पास उतनी नहीं रहेगी। लेकिन आउटफील्ड भी तो स्लो हो जाती है साथ, इसका फायदा हो सकता है। लेकिन क्योंकि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, और इसमें कोशिश यही मेरा ख्याल होगी जो हिकमत अभी तक नजर आ रही है कि बाबर और रिजवान खुद इनिंग्स का आगाज करेंगे, और 1 डाउन और 2 डाउन के लिए फखर को वही 2 डाउन में रखा गया या उस्मान खान करेंगे 1 डाउन? मेरा ख्याल है फखर को ऊपर लाएंगे, क्योंकि दायरे का इस्तेमाल खुदा ना खासा अगर जल्दी विकेट गिरती है तो फिर फखर के जरिए आप दायरे का जो पावर प्ले का है खेल उसका आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाबर ने इब्रार को वापस लाने का फैसला किया है, ये अभी तक शादाब के साथ ही जाने को तैयार है? देखिए जी, अभी मेरा ख्याल है कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ जाएगा और शादाब को ही मौका देगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर पहले मैच में ज्यादा तजर्बात करेगा तो खुदा ना खासा अगर हार जाते हैं
तो फिर जो तनकीद के नशर चलाए जाएंगे तो उससे फिर ना टीम मैनेजमेंट बच सकेगी ना ही कप्तान बच सकेगा। यही आपको क्या लगता है, बाबर 1 डाउन और 2 डाउन में अभी कंफ्यूज हैं कि उन्हें क्या करना है, या चॉइस साहब कह रहे हैं कि टॉस बड़ा क्रूशियल होगा, टॉस देखकर फैसला किया जाएगा बैटिंग लाइनअप का? आई थिंक टॉस उस हिसाब से क्रूशल होगा कि फील्डिंग ऑब्वियसली पहले करना चाहेंगे, जैसे हमने पिछले मैच में भी देखा यूएस और कनाडा का। लेकिन जैसे हमने पहले बात की थी, अगर बैटिंग आ जाती है पाकिस्तान की पहले, तो उनको एम 210 से ऊपर रखना चाहिए ताकि वो 200 तक तो पहुंचे, ताकि वो डिफेंड तो कर सकें। फिर जब बाबर की बात आती है, जो मैं चाहता हूँ 1 डाउन बहुत सूटेबल पोजीशन है उसके लिए, क्योंकि रोटेट करेगा स्ट्राइक, इनिंग्स को बिल्ड करेगा। और जैसे चौधरी साहब ने फ़खर की बात की दायरे का, अगर आप फ़खर को ओपनिंग का मौका दो, उसने पूरा इस्तेमाल करना, और इफ़ इट्स हिज डे, वो क्या पता 60-70 का आपको एक प्लेटफॉर्म सेट कर दे जहाँ पे बाबर आपकी ऐसी इनिंग्स बिल्ड कर सकता है जहाँ पे आपको आराम से आप 200 प्लस कर सकते हो। आप समझते हो कि बाबर को 1 डाउन करके लंबा खेलना चाहिए और रिजवान और फ़खर को ओपन करना चाहिए? तो सब आपको क्या कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो कॉम्बिनेशन है राइटी और लेफ्टी का, ये सूटेबल है पाकिस्तान के लिए और दूसरी टीम को अंडर प्रेशर लाने के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये ऐसा होगा। अगर बाबर को खुद नंबर डाउन पे आएगा तो फिर वो दूसरा जो हमारे यंगस्टर ओपनर हैं उनके साथ फिर रिजवान को भेजेंगे। और रिजवान जो है, आपको पता है शुरू में वो टाइम लेते हैं सेट होने के लिए, 2-3 ओवर सेट होने के लिए टाइम लेते हैं, फिर उसके बाद रिजवान का बल्ला जो है ना वो रन्स करना शुरू करता है। तो साइम अयूब जो है ऐसी सूरत में आएंगे, किसी सूरत पर भी वो फखर जमान को ऊपर नहीं भेजेंगे। ये जो पिछली हमने जो उनकी प्रैक्टिस है ना उससे देखा गया। फिर जो फखर जमान है वो नंबर 4 की पोजीशन पर खेलेंगे, नंबर 5 पर फिर उस्मान खान आ जाएंगे, और नंबर 6 पे फिर अगर आप हमारे सुपर फिट आजम खान को शामिल करते हैं तो वो नंबर 6 पे जाएगा। नहीं, आजम खान, आप अभी भी आजम खान को कंसीडर कर रहे हैं कि आजम खान होंगे? जी, मैंने अभी भी बताया कि अगर उनको आप सुपर फिट प्लेयर को मौका देते हैं तो वो फिर नंबर 6 पे जाके वो बैटिंग के लिए आएगा। फिर नंबर 7 पे शादाब खान है, फिर 8 पे फिर इसी तरह आपके दीगर बॉलर शुरू हो जाएंगे, बॉलिंग लाइनअप शुरू हो जाएगी। अगर सिर्फ आजम खान को निकालकर एक चेंज कर लिया जाए इमाद का, जिनसे आपको बॉलिंग भी मिलेगी और वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन भी हैं, नीचे से आके अच्छा जो है वो चार्ज करते हैं, अच्छा स्ट्राइक करते हैं, विकेट कीपर आपके पास फिर भी 2 बचते हैं, उस्मान और रिजवान। चलें, रिजवान को अगर आप ये कहते हैं कि वो फटीक में आ जाते हैं, अपनी जो फिजिकल कंडीशन है तो विकेट कीपिंग नहीं करना चाहते, तो उस्मान तो है ना एज ए विकेट कीपर। नहीं, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, मगर उसके बाद हमारे पास इफ्तिखार अहमद भी तो शामिल है ना, तो आपको मिडिल ऑर्डर में इफ्तिखार भी मिल जाता है। अगर आप आजम खान को नहीं देते, बल्कि देना नहीं चाहिए, आपको अमाज वसीम के साथ मैदान में उतरना चाहिए, ठीक है ना। मैंने तो ये तनकीद के तहत कहा था कि जो आपका सुपर फिट प्लेयर नहीं, वो बहुत आजकल वो डिप्रेशन में बहुत ज्यादा है, उन्होंने इंस्टाग्राम से सारी तस्वीरें हटा दी अपनी, तो आप और उनके डिप्रेशन में इजाफा कर रहे हैं। अगर उन्होंने आपकी बात सुन ली ना तो वो शायद अपने पापा को शिकायत भी लगा सकते हैं। उनके पापा ने माजी में हम पे केस भी किए हुए हैं, ये बात नहीं है। जब हम असल बात हकीकत दिखाते हैं तो बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, ठीक है ना। उनको भी हमने फेस किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं। उनकी क्रिकेट भी हमने कवर भी की हुई है, इतनी लंबी जर्नलिज्म की है कि हमने उनका क्रिकेट भी कवर की हुई है। लेकिन आप तो कवर कर लेंगे, यही क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि वो मैं तो कहता हूँ सुपरमैन, सुपर फिट तो अलग है, सुपरमैन हमारे बैटर हैं और अच्छे खिलाड़ी रहे हैं शायद अपनी क्लब क्रिकेट के अंदर। देखिए, खिलाड़ी ठीक है, अच्छे हैं, हार्ड हिटर है, लेकिन आपको बैट्समैन चाहिए, आपको हिटर नहीं चाहिए। एक चैंपियनशिप जीतने के लिए दुक्के भागना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। एक चैंपियनशिप PSL हो, IPL हो, वर्ल्ड कप हो, जीतने के लिए दुक्के भागना जरूरी है। सिंगल डबल तो और लायबिलिटी ऑन द फील्ड, 3 अभी क्या 2 कैच गिराए इंग्लैंड वाली मैच में, 1 चौका जान दिया। आप एक लायबिलिटी अगर लेके जाओगे फील्ड पे, आपके तो तकरीबन कोई 15 से 20 रन तो वो दे रहा है आपको, तो उससे कैसे आप प्रेशर मेंटेन रखोगे? देखा है कि विकेट कीपर तो हमने कहा है कि सुपर फिट होता है, और जैसे बाउंसर आता है तो आंखें बंद कर लेते हैं, तो वो तो कबूतर वाली बात हो गई ना, कि जैसे ही देखा कि कोई शिकार करने आ रहा तो अपनी आंखें बंद करके हाजिर हो गए। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था, स्लो बॉडी मूवमेंट, यस, कैरिंग टू मच वेट, जो रिफ्लेक्सेस उसके स्लो हो रहे हैं वो स्विफ्ट नहीं है कंपेयर टू
फिटर विकेट कीपर, अगर आप उस्मान खान को भी लाते हो, आपके पास ये एज है कि वो कैच पकड़ लेगा। लेकिन जो एक आपने अबरार की अभी बात की, अब सुनने में ये आ रहा है कि अबरार सीक्रेट वेपन है पाकिस्तान का। मैं बिल्कुल ये बात हम चॉइस साहब की तरफ भी लेके जाते हैं। चॉइस साहब, थ्रू आउट अगर हम 2 सीरीज़ की बात कर लें तो 2 सीरीज़ के अंदर इब्रार को बिल्कुल भी सामने नहीं लाया गया, और ऐसे जैसे छुपा के को ट्रम्प कार्ड रखा होता है, एकदम से आप ताश के पत्तों में से कैसा पत्ता निकालते हैं तो रब का के उसको मारते हैं और सामने वाला बाजी जो हार जाता है। आपको लगता है कि इब्रार के को लेकर बाबर ने कोई ऐसी प्लानिंग कर रखी है? बिल्कुल इमरान यहिया ने अभी जो बात कही है ना इब्रार के हवाले से, कि वो उसको हो सकता है कप्तान ने एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर रखा हो, तो इंग्लैंड और जो उसने आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में मौका नहीं दिया वो इस वजह से, ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज ना हो जाए मेगा इवेंट से पहले। तो ये भी एक टैक्टिक्स होते हैं कि आपने किसी अपने खुफिया हथियार को, मिस्ट्री बॉलर को बचा के रखना होता है किसी अहम इवेंट के लिए। तो मेरा तो ख्याल है कि शायद ऐसा भी है। अब ये देखें कि आप बाबर आजम का माइंड में क्या है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं मैच से पहले और अपने ख्यालात का भी इजहार करेंगे। साहब ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं आपको? आपने मुझे 2 ब्रेकिंग न्यूज़ दी, मैं दे देता हूं कि इंग्लैंड और आयरलैंड का मैच जो है वो बारिश के बाद जो है वो मनसूख कर दिया गया, और दोनों टीमों को स्कॉटलैंड का दोनों को जो है वो 1-1 पॉइंट दे दिया गया है। वो जो ना 110 रहे ना 90 रहे, दोनों को 1-1 पॉइंट मिल गया। देखिए ना, वो कहते हैं ना, नाती तो होती रह गई तो नाक से मक्खी बह गई। एग्जैक्टली, ठीक है ना। वो टारगेट तो आपने जितना मर्जी 10 ओवर के बाद फिर बारिश शुरू हो गई तो अब मैच अबेंडन होना ही बनता था। तो साहब ये मुझे लगता है इस टूर्नामेंट के अंदर भी बारिशों ने काफ़ी जो है वो काम ख़राब करना है, और काफ़ी मैचेस ऐसे हमें देखने में मिलेंगे, कुछ पता नहीं कब बारिश आ जाए। तो हम गुफ्तगू कर रहे थे इब्रार के बारे में, चले वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, मैं तो कह रहा हूँ कि इब्रार हैं, इब्रार को कप्तान, टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया होगा कि उसको इंग्लैंड और जो आयरलैंड की जो सीरीज है उससे बचा के रखा जाए वर्ल्ड कप के लिए। अब ये भी देखना है कि इब्रार को क्या भारत के खिलाफ मैदान में उतारा जाएगा मैच में, क्योंकि शादाब खान तो जिस तरह बुरी तरीके से पिट रहे हैं और इतने 55 4 ओवर में रन दे रहे हैं, तो ऐसे में तो उनका जो दीगर हरीफ टीमें हैं यही चीजें को देखकर उनका तो वैसे ही मोराल अप हो जाएगा कि इब्रार शादाब को खेलना उनके लिए आसान होगा। उस दिन मैं स्क्रॉल कर रहा था सोशल मीडिया पे, तो इन्होंने शादाब खान की बात की, उनका नाम रखा है फील्डिंग ऑलराउंडर। अच्छा, फील्डिंग ऑलराउंडर बहुत ज्यादा ट्रोल कर। चोई साहब, एक आखिरी सवाल आपकी तरफ आ रहा है कि क्या अगर आजम खान मोइन खान के बेटे ना होते तो क्या वो किसी भी क्लब के लिए भी क्रिकेट खेल पाते? जल्दी से जरा कमेंट कर दिए मुझे, फिर प्रोग्राम के अख्ताम। इमरान देखें, जो आजम खान है उसकी क्रिकेट की जो शॉट्स हैं वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। जब वो उसका बल्ला उगलना शुरू करता है रन, फिर वो चाहे जिस तरह का मर्जी फास्ट बॉलर सामने हो, स्पिन बॉलर हो, तो बॉल तो फिर बाउंड्री के बाहर ही जाता है उसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका या आपका। नाज़रीन, आज भी 2 मैचेस, लेकिन 2 मैचेस बारिश के नज़र हो गए, तो आज हम आपसे इस प्रोग्राम में अब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। टैलेंट न्यूज़ के ऊपर क्रिकेट मेला जो नशरियात है वो आप देखेंगे, और प्लीज़ हमारे इस प्रोग्राम को सोशल मीडिया पर जाकर ज़रूर देखिएगा और उस पर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि इस ट्रांसमिशन को आप कैसा देख रहे हो। अगर अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि इस प्रोग्राम के अंदर अगर कुछ चीज़ों को ऐड करना है तो हम उसको ऐड करें, उसको और बेहतर कर सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।